हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को सीआईबी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए कि सीआईबी में क्या क्या पेपर होते हैं और क्या क्या पेपर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और कैसे कैसे पेपर आता है। तो सीआईबी में बेसिकली 3 क्वेश्चन पेपर होते हैं और पहला जो पेपर होता है वो होता है एडवांस बैंक मैनेजमेंट एबीएम का। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है बीएफएम बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट का। और तीसरा पेपर ऑप्शनल होता है जिसमें कई सारे विकल्प होते हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। यदि आपको एचआरएमएस पसंद है, एचआरएम पसंद है तो एचआरएम ले सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स या फिर रिटेल पसंद करते हैं रिटेल ले सकते हैं, या आईटी ले सकते हैं, या इंटरनेशनल बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से किसी एक को चूज करना होता है। तो बेसिकली यही होता है कि कुल मिलाकर के 3 पेपर हैं, एबीएम, दूसरा बीएफएम और तीसरा आपका हो जाएगा ऑप्शनल। ठीक है, तो एबीएम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एबीएम मैं मैकमिलन बुक से आपको एबीएम पढ़ाऊंगा। बेसिकली वैसे तो मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, पर थोड़ा सा बुक का भी रेफरेंस लेते चलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे एबीएम में अगर आप देखें तो ये है इसका इंडेक्स जो है, इसमें कुल मिलाकर के 4 यूनिटें हैं 4 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और आपका मॉड्यूल डी। ठीक है, तो मॉड्यूल ए में हम और आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में। इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। फिर दूसरा है बिजनेस मैथमेटिक्स, इसमें तो टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड है मैक्सिमम। तीसरा जो मॉड्यूल है वो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में है, एचआरएम के बारे में है, ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स से बताएगा आपको। और जो चौथा मॉड्यूल है ये है ऑल अबाउट जो है आपका क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में, जो आप लोन वगैरह देखते हैं उसके बारे में। तो ये चारों हमें कवर करने हैं, जिसमें से ये जो आपका ये जो दूसरा मॉड्यूल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 50% क्वेश्चन तो आप मानकर चलिए इसी टॉपिक से उठाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर अगर बनेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से उठ जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा इस मॉड्यूल पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगा आपका मॉड्यूल ए से। मॉड्यूल ए में पहला चैप्टर उठाएंगे हम, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। ठीक है, ओके। चलिए फिर पहला चैप्टर है आपका, ये मॉड्यूल ए का फिर से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ कि मॉड्यूल ए में टोटल 11 चैप्टर हैं, जैसा आप देख सकते हैं ये सारा कुछ मिला करके। इसमें से हम पहला चैप्टर उठाएंगे ये है, पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये है पूरा आपको जैसे अब अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे इसमें हम क्या क्या जानेंगे, किस किस चीज़ के बारे में। इकोनॉमिक्स होती क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इकोनॉमिक्स के टाइप क्या क्या है, मार्केट, कमांड और मिक्स्ड। ठीक है, तो अब इसमें पहला पॉइंट है इकोनॉमिक्स होती क्या है। फिर उसके बाद में इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, मार्शल की डेफिनेशन दी हुई है, फिर रॉबिन्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हम ये जानेंगे। आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स के 3 टाइप जो हैं उनके बारे में जानेंगे, जिनमें से जो 3 टाइप हैं मार्केट, कमांड और मिक्स्ड इकोनॉमी। और उसी के साथ में ये चैप्टर हमारा खत्म होगा, फिर हम एमसीक्यू अटेंड करेंगे। तो ब्रीफली अगर हम देखें तो लगभग ये चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया बुक से। अब थोड़ा सा इसको मैं अपने नोट्स से कोरिलेट कर देता हूँ, तो क्योंकि हमने नोट्स में जो है बहुत कम लिखा हुआ है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे ये है देखिए, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्क्वायर्स या मीन्स हैविंग अल्टरनेट यूज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इकोनॉमिक्स जो होती है वो स्टडी होती है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की, जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है इंड्स के बीच में और स्क्वायर्स के बीच में। इंड का मतलब होता है आपका डिमांड से, डिमांड या वांट से। ठीक है, स्केयर का मतलब होता है रिसोर्सेस से, रिसोर्सेस या इसे मीन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी जो इच्छा, हम जितना डिमांड करते हैं वो, और उनको उनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं उनके बीच में जो एक स्टडी है उसे ही इकोनॉमिक्स कहा जाता
है। ठीक है, बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स देखा जाए तो किसी भी देश की आर्थिक गतिविधि कैसे चलती है उसके बारे में पढ़ना इकोनॉमिक्स होता है। मतलब देश कैसे फंक्शन करेगा, फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी, प्रोडक्शन कब होगा, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना कंजम्पशन होना चाहिए, कितना प्राइस रखा जाएगा, है ना, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने नहीं एम्प्लॉयड हैं, देश की तरक्की किस हिसाब से हो रही, जीडीपी कितनी है, कितनी नहीं है ना, और इंडेक्सेस जो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, वो सारा ओवरऑल अगर देखें तो वही इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले बात आती है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर उनका नाम एडम स्मिथ है। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो इकोनॉमिक्स को जिस नजरिए से देखा उसे कहते हैं स्टडी ऑफ वेल्थ। इन्होंने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ हैं। और इन्होंने इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ वेल्थ के नजरिए से देखा था, मतलब कि वेल्थ की स्टडी को ही इकोनॉमिक्स की स्टडी मान लिया था। किसने, एडम स्मिथ ने। ये ह्यूमन काइंड के लिए उतना जोर नहीं देते थे। और इसके बाद में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने। मैं टू द पॉइंट चल रहा हूं, एक बार आप ये टू द पॉइंट देख लेंगे, फिर अगर आप बुक भी पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जो क्रिस्प है, जो मेन डेटा है वो आपके दिमाग में होगा। ठीक है, तो डोंट वरी, बस केवल ध्यान देते जाइए। तो क्वेश्चन जैसे यही बन जाएगा कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। और उसके बाद में स्टडी ऑफ वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी है, तो एडम स्मिथ ने दी है। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक किसने लिखी है, हु इज ऑथर ऑफ दिस बुक, तो एडम स्मिथ हैं। ठीक है, ये हो गए एडम स्मिथ के बारे में 3 जानकारियां हमारी। अब दूसरे एक इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ की जगह पर मैनकाइंड पर ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर पर ज्यादा ध्यान दिया, ना कि सीधे वेल्थ पर। एडम स्मिथ सिर्फ वेल्थ पर फोकस करके रह गए, लेकिन मार्शल ने वेलफेयर पर, ह्यूमन वेलफेयर पर, मतलब वो जो पैसा है, वो पैसा लोगों को कैसे फायदा पहुंचा रहा है, हम इस बात पर ध्यान देते हैं, क्योंकि पैसा है तो अल्टीमेटली इंसानों के लिए ही ना, तो इंसान को क्या बेनिफिट हो रहा है उस पर जोर दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था, बिजनेस मतलब कि जिंदगी का जो बिजनेस चला हुआ है उसमें मैनकाइंड में कि मतलब इंसानों के लिए क्या बेनिफिट है इसका, इकोनॉमिक्स का, उसका अध्ययन किया हुआ है। ही सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। जो इकोनॉमिक्स है वो किसका साइंस है, ह्यूमन वेलफेयर का साइंस है। जबकि एडम स्मिथ ने क्या कहा था, ये स्टडी ऑफ वेल्थ है, वो सिर्फ पैसों पर ध्यान देते थे, जबकि इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर पर ध्यान दिया। फिर अल्फ्रेड मार्शल, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन वेलफेयर की बात किसने की थी, तो अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। मनी ओरिएंटेड या फिर वेल्थ की बात किसने की थी, तो एडम स्मिथ ने बात की थी। ठीक है, फिर तीसरे इकोनॉमिस्ट आते हैं लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स ने एक अलग ही तरीके की डेफिनेशन दे दी। ही सेड इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एंड्स एंड स्कैर्स। एंड्स मतलब वांट्स या डिमांड, मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, जो डिमांड है वो एंड्स होती हैं। स्कैर्स जो उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेस होते हैं उसे स्कैर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे लियोनेल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी उसे स्कैरसिटी डेफिनेशन भी कहते हैं। स्कैरसिटी डेफिनेशन, क्योंकि ये स्कैर्स की बात करते हैं इसलिए स्कैरसिटी डेफिनेशन भी कहा गया। इसमें इन्होंने 4 बातों को कहा, 4 बातें इन्होंने लियोनेल रॉबिन्स ने कहा कि जो इकोनॉमिक्स स्टडी है एंड्स और स्कैर्स का, उसमें 4 बातें होती हैं। पहली, मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स। पहली बात कि इंसान की जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं। आज जो है आपके पास में एक घर है, कल आप दूसरा घर चाहेंगे, कल दूसरा घर हो जाएगा तो एक गाड़ी चाहिए, अभी छोटी मोटी गाड़ी चल रहे हैं, कल को लग्जरी गाड़ी चाहिए होगी। तो डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि मीन्स या जो ये स्कैर्स, ठीक है, स्कैर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। लेकिन जो आपकी इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो आपकी इच्छाओं को फुलफिल करने की जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है, जैसे हम चाहते तो हैं कि सारे जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी रहे, पर क्या कोयला इतना अवेलेबल है कि हम सारा का सारा जला देंगे? यदि आधी ही जला देंगे तो फर्दर हम क्या करेंगे? तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो है सेटिस्फाई करने, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स या स्कैर्स हैं वो कम हैं। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूज। मतलब कहने का कि रिसोर्स जो हैं वो केवल लिमिटेड ही नहीं है,
लिमिटेड ही नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि लिमिटेड ही है, बट हैव अल्टरनेटिव यूज, उनका अल्टरनेट यूज भी किया सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे 50 रुपए आपकी जेब में है, अब आपकी मर्जी है कि उस 50 रुपए का आप क्या करोगे। उस 50 रुपए में आप एक पेन खरीद सकते हो, उस 50 रुपए में आप खाना खा सकते हो, उस 50 रुपए में एक मूवी देख सकते हो, जो भी मतलब कर सकते हो आप उस 50 रुपए में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब उसी 50 रुपए ही है, पर उसका यूज आप देख रहे हैं वेरी करता जा रहा है। ये अल्टरनेटिव यूज अवेलेबल है हमारे पास। लिमिटेड तो है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, और साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूज भी हैं। अगला पॉइंट है मैन हैज टू मेक अ चॉइस। चौथा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि अब मैन हैज टू मेक ए चॉइस, आपको एक चॉइस बनानी ही पड़ेगी। वो जो 50 रुपीज आपको दिए गए थे उसमें आपको ये चॉइस तो देनी ही पड़ेगी कि आप उस 50 रुपए का क्या करेंगे। इट्स अप टू टोटली यू। तो ये है लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशन, कहती है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एंड्स एंड स्केयर्स। एंड्स का मतलब होता है वांट्स, ध्यान दीजिएगा, एंड्स का मतलब वांट्स या डिमांड होता है, स्केयर्स का मतलब उन्हें फुलफिल करने के मीन्स या रिसोर्सेस होता है। स्कैरसिटी डेफिनेशन दी थी लियोनेल रॉबिन्स ने, और उन्होंने उसमें 4 पॉइंट बताया कि 4 बातें हैं। एक तो इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, और उसके बाद जो लिमिटेड रिसोर्स हैं वो लिमिटेड तो है लेकिन साथ साथ अल्टरनेटिव यूज भी रखते हैं। मतलब किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी 50 रुपए का एग्जांपल आपको दिया था, और इंसान को उसका अपनी चॉइस बनानी भी पड़ती है कि इन पैसों का वो क्या करना चाहता है या इस रिसोर्स का वो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो ये यहां तक हमारे 3 इकोनॉमिस्ट को हमने पढ़ा। एडम स्मिथ के बारे में 3 खास बातें हैं। एक तो इन्हें मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। दूसरा, उन्होंने इकोनॉमिक्स को देखा था किस नजर से, स्टडी ऑफ वेल्थ की नजर से देखा था। और एडम स्मिथ की एक बुक है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, एडम स्मिथ के द्वारा। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था, इन्होंने इकोनॉमिक्स को देखा था इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन वेलफेयर की जो डेफिनेशन दी थी वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। तीसरा हमने इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा लियोनेल रॉबिन्स के बारे में। इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स वो स्टडी है एंड्स और स्कार्स का, जिसमें से एंड्स जो होता है वो इंसान की वांट्स होती है, वांट्स या डिमांड होती है ना। जैसे वांट्स कभी एंड नहीं होती, ऐसे समझ लीजिए, एंड का मतलब वांट्स होता है और वांट कभी एंड नहीं होती है ना, वांट्स कभी एंड नहीं होती है, जबकि रिसोर्सेस एंड होते हैं, रिसोर्सेस एंड होते हैं, खत्म होते हैं। तो एंड्स का मतलब वांट्स होता है, डिजायर होता है या डिमांड होती है, और स्कैर्स का मतलब रिसोर्सेस होता है। ठीक है, स्कैरसिटी डेफिनेशन भी लियोनेल रॉबिन्स ने ही दी थी, और इसमें इन्होंने 4 बातों को पॉइंट आउट किया था कि मैन की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, और इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस वो लिमिटेड हैं, और जो रिसोर्सेस लिमिटेड हैं वो अल्टरनेटिव यूज रखते हैं, और इंसान को मैन को ये चॉइस करनी पड़ेगी कि वो किस तरह से उसे यूज करना चाहता है। फिर यहाँ पे फिर अगला टॉपिक आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, छोटा, जो आपके हाउस होल्ड लेवल पर घर चले आए। आपका घर कैसे चलेगा, आप जो कमाते हो उसमें से कितना पैसा खर्चा करोगे, कितना आप सेव करोगे, कितना कपड़ों पे खर्चा करना है, कितना जो है मम्मी पापा को देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इन सारी बातों पे हम बात करते हैं, या कितना दाल चावल खरीदना है, ये सारी बातें जब हो रही तो आप समझ लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात चल रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर एडम स्मिथ को माना जाता है, और इट इज रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी सच एज हाउस होल्ड एंड फर्म। मतलब कोई हाउस होल्ड, कोई घरेलू है, कोई गृहिणी है, कोई घर है, या कोई फर्म है, छोटी मोटी फर्म है, जो अपने इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन ले रहे हैं, तो उसकी जो स्टडी आप करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइक्रो में MICRO है, आई है यहाँ पे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में MACRO होता है, मैक्रो। अब जहां माइक्रो मीन्स सूक्ष्म होता है, वहीं मैक्रो मीन्स बहुत बृहद होता है। तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हम तब करेंगे जब आप पूरे देश की बात करें, पूरे देश, पूरी दुनिया कैसे चलती है, उनकी इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। अगर इन बातों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके फाउंडर कौन थे, जॉन मेनार्ड कीन्स थे। जॉन मेनार्ड कीन्स थे किसके फाउंडर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर जॉन मेनार्ड कीन्स थे, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स का माना जाता है, और जॉन मेनार्ड कीन्स को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का माना जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने बुक लिखी थी अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो कीन्स के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, जबकि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, एडम स्मिथ ने भी एक बुक लिखी थी, उसका नाम था, देख लीजिए,
एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन यानी पूरे देश का जो वेल्थ है, धन है, उसके बारे में बात की थी एडम स्मिथ ने। जबकि कीन्स ने बात की है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी। एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी, रोजगार, इंटरेस्ट कितना और मनी, धन के बारे में बात की थी। ये सारी बातें किसने थी? मैक्रो इकोनॉमिक्स ने मतलब कीन्स ने अपनी बुक में की थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर ऑफ अ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज ए होल। जैसे बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी परफॉर्मेंस कैसा होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, बिहेवियर कैसा होगा किसी एक नेशन का या किसी एक रीजनल इकोनॉमी एज ए होल, पूरे होल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं एग्रीगेटेड इंडिकेटर जैसे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या होगा, प्राइस इंडेक्स क्या होंगे, है ना, ताकि वो समझना चाहते हैं कि होल इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया, इसके फाउंडर एडम स्मिथ हैं। इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक बाय एडम स्मिथ है। उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, और इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके घर के लेवल पर जो चल रहा है उसके बारे में बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके देश लेवल पर क्या चल रहा है उसके बारे में बात करता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें। फिर ये आपका जो ये मैकमिलन बुक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, जैसे ये देखिए है ना, रॉबिन्स डेफिनेशन में मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स, है ना, ये चारों पॉइंट्स, तो वो बस मैंने ब्रीफली उसमें आपको समझा दिया है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं ठीक है, द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। ओके, फिर अगला आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स जो है हमारी या पूरी दुनिया में वो 3 टाइप की इकोनॉमी पाई जाती है। एक मार्केट इकोनॉमी, दूसरी कमांड इकोनॉमी और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, कमांड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। अब देखो, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थोड़ा सा समझ लेते हैं लैंग्वेज से, फिर ये पढ़ेंगे हम। मार्केट में अगर आप गए तो आप क्या देखोगे, वहां जो दुकानदार हैं वो अपना हिसाब मतलब दुकान चला रहे हैं, मतलब कि प्राइवेट वाले सारा अपना काम कर रहे हैं, कैपिटल लगाया हुआ उन्होंने, देखो अपना कैपिटल लगाया, कैपिटलिस्ट। तो सारे डिसीजन जो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी जो होती है, इसमें सारे जो डिसीजन है वो प्राइवेट वाले लेते हैं। कौन लेता है सारे डिसीजन? प्राइवेट वाले। कितना प्रोडक्शन होना है, कितना कंजम्पशन होता है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेगी, वो सारा डिसीजन कौन लेता है? इसमें प्राइवेट सेक्टर लेता है। कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट, देखो सोशल मतलब सामाजिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? समाज को संभाल के रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और कमांड कौन दे सकता है? कमांड गवर्नमेंट देती है, सीधी सी बात है। आर्मी कमांड करती है ना, बोलते हैं कि मेरी ये कमांड है तो यू शुड फुलफिल दैट, ऐसे करके समझ लो। मतलब ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में रहे कि कमांड इकोनॉमी, कमांड कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने कमांड दे दी कि कल कर्फ्यू है तो कर्फ्यू है, तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है? गवर्नमेंट मेक डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो अगर कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो वहां पर गवर्नमेंट सारा डिसीजन लेती है, जबकि मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी वो उसमें सारे डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर वाले लेते हैं। जैसे अमेरिका, इसका एग्जांपल है कैपिटल या मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल अमेरिका है। इसका जो है यूएसएसआर और सोवियत रूस है इसका एग्जांपल। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, जैसे इंडिया में। हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और कुछ डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है। तो यहाँ हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये एग्जांपल पूछ लिया जाता है कई बार कि रशिया में कौन सी इकोनॉमी है, तो वहां पर कमांड इकोनॉमी है। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि रशिया में पहले जो खेती भी होती थी वो भी गवर्नमेंट ही करवाती थी, मतलब कोई ओनर नहीं होता था, गवर्नमेंट ही लैंड की ओनर होती थी और वही खेती करवाती थी, लोग बस केवल काम करते थे। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने के लिए बता दिया है मैंने। तो कमांड इकोनॉमी ऐसी होती है जहां पर सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। कमांड कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट सारे डिसीजन ले रही है। मार्केट में आप गए तो आपको प्राइवेट वाले ही बंदे मिलेंगे, वहां पर लोग मिलेंगे, और वो प्राइवेट वाले जो अपना कैपिटल लगाए बैठे हैं, कैपिटलिस्ट जो बैठे हैं, वो सारे डिसीजन खुद लेते हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर वाले जब डिसीजन लेते हैं तो उसे मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। और इंडिया में हमारे जहां पर दोनों तरीके की गवर्नमेंट भी आधा संभालती है और प्राइवेट भी आधा मतलब ज्यादातर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर संभालते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलती है। इसी में इस वाले में मार्केट इकोनॉमी का जब एक्सट्रीम केस हो जाता है तो उसे
LAISSEZ, लेसेज फेयर, FAIRE, फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेसेज फेयर इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब ये क्या चीज है, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी को ऐसे समझ लीजिए कि जब पूरा का पूरा जो है मतलब जिम्मेदारी जो है, मार्केट की पूरी जिम्मेदारी ही जो है, मतलब इकोनॉमी की पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही, गवर्नमेंट का जीरो रोल है, मतलब गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती अपने हिसाब से, जो कुछ भी करेगा प्राइवेट सेक्टर करेगा। एक्सट्रीम हो गया है, मतलब पूरी कमांड ही जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई है। तो उस केस में जो है इस इकोनॉमी को हम लेसेज फेयर इकोनॉमी कहते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो ये स्पेलिंग है इसकी, देख लीजिए, LAISSEZ, लेसेज FAIRE, फेयर इकोनॉमी कहते हैं। ये मार्केट का एक्सट्रीम केस होता है जब, तो उसे बोलते हैं हम क्या, लेसेज फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे हमने मेजर टॉपिक कवर कर लिए। हमने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा, एडम स्मिथ को स्टडी ऑफ वेल्थ की डेफिनेशन दी थी। फिर इनकी बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में पढ़ा। अल्फ्रेड मार्शल ने ह्यूमन वेलफेयर की डेफिनेशन दी, वो हमने पढ़ा। लियोनल रॉबिन्स ने स्केर्स और इंड की जो है वो दी है, इंड जिसमें वांट्स या डिमांड होती है, उसके बारे में पढ़ा। फिर स्कैरसिटी डेफिनेशन इन्होंने जो दी थी उसमें 4 चीजें थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो में हम घर लेवल पर बात करते हैं, मैक्रो में हम पूरे देश लेवल पर बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के टाइप, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसमें जो है सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर वाले लेते हैं, और अगर इसका एक्सट्रीम केस होता है तो उसे लेसेज फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। कमांड इकोनॉमी वो होती है इसमें सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, इसका एग्जाम्पल अमेरिका है, सॉरी रसिया है। और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इसमें सारे जो दोनों मिलकर, प्राइवेट और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल इंडिया है। जबकि मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। थोड़े क्वेश्चंस और आंसर अटेंड करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना आता है। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, एडम स्मिथ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ लिया है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक किसने ऑथर किया हुआ है, तो एडम स्मिथ है। अब देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं अब देख लीजिए। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इस बुक के राइटर हैं एडम स्मिथ। वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाई, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी इकोनॉमिक्स की, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। लियोनल रॉबिन्स, एल रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या है, स्कैरसिटी की डेफिनेशन इन्होंने दी थी। डॉट इकोनॉमिक्स डील विथ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल या फर्म, अगर आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर या फर्म के बिहेवियर पर मतलब डील करते हैं तो वो कौन सी इकोनॉमी होती है, तो सीधी सी बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। घर लेवल की बात हो रही है, हाउस लेवल पर, तो ये माइक्रो होती है। आई यहां पर नोट करिएगा माइक्रो में। और जब जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडेक्स और इन सब की भी स्टडी की जाती है तो उसे कौन सी इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो उसे मैक्रो कहते हैं। ए कैपिटल, यहाँ ए नोटिस करिएगा, MACRO मैक्रो, यहाँ MICRO माइक्रो पे ध्यान देना है। एंड डॉट इकोनॉमिक्स द डिसीजन आर मेड बाई फर्म नॉट बाई गवर्नमेंट, ऐसी इकोनॉमी जिसमें फर्म डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट नहीं, तो उसे कौन सी इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, तो मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इंड्स का क्या मतलब होता है, इंड्स रेफर करते हैं वांट्स को या डिमांड को करते हैं। लेसेज फेयर इकोनॉमी क्या है, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी होती है। इंडिया में कैसी इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। और इंग्लैंड में कैसी इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन भी अटेंड कर लिया, थ्योरी भी अटेंड कर ली। एक बार मैं आपको ये बुक में भी दिखा देता हूँ जो इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे देख लीजिए, ताकि आपको ये लगे कि हमारे पढ़ने का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स एज, तो स्टडी ऑफ वेलफेयर, स्टडी ऑफ मीन्स एंड इन स्टडी ऑफ वेल्थ। तो मैंने बताया ही था आपको कि जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने स्टडी ऑफ वेल्थ की बात की थी, तीसरा सही हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ए देखिए, ध्यान दीजिए, मैक्रो में MA है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या देखते हैं, जीडीपी के बारे में बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन है, तो मैंने बताया ही था कि आपको एडम स्मिथ हैं, और जबकि जो है वो हैं कीन्स, जो है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, है ना। चौथा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ, माइक्रो में हाउस होल्ड लेबर पर होता है ना, देखो, तो दूसरा ऑप्शन इंडिविजुअल एंटिटी पे। इंड्स किसे रेफर करते हैं, डिमांड को, रिसोर्स को, यूटिलिटी को, या वांट्स को, तो इंड्स रेफर करते हैं
वांट्स को, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है, मैंने बताया था, आप मार्केट में जाओगे तो आपको शॉपकीपर दिखेंगे, यानी प्राइवेट वाले लोग दिखेंगे। तो इन व्हिच इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फर्म मेक मेजर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया कैसी इकोनॉमी है, तो इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम करते हैं। कैपिटल वो वाली होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर करता है। सोशलिस्ट वो वाली होती है जिसमें गवर्नमेंट सारा डिसीजन लेती है। लेसे फेयर इकोनॉमी वो होती है जो मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस होती है ना। लेसे फेयर इकोनॉमी इज, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी को लेसे फेयर इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज, जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो मार्केट है तो कैपिटल लगाया हुआ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। सोशलिस्ट कौन सी होती है, कमांड वाली होती है, कमांड को ही सोशलिस्ट कहते हैं। कौन सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो कैपिटल का काम जो है इंग्लैंड का, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया। इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है और इंग्लैंड में कैपिटल इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसी के साथ में लेट्स सम अप इट, है ना। बस आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।